So we are continuing with the example number 34. 3 dice are thrown together. Find the probability of getting a total of at least 6. So जब आपने 3 डाइस इकट्ठे थ्रो किए हैं तो सबसे पहले तो सैम्पल स्पेस में क्या होगा. फर्स्ट सैम्पल स्पेस में देर आर 6 वेज. सिमिलरली सेकेंड डाइस पे भी 6 वेज हैं. Similarly, third dice पे भी 6 ways है. So total number of elements in the sample space will be 6 multiply 6 multiply 6, that is 216. So now as you know, it is quite impossible to write all the 216 entries in the sample space. So what they have done, सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट डाइस और सेकेंड डाइस पे 1 को फिक्स करके थर्ड डाइस पे 1 से लेके 6 तक सारी पॉसिबिलिटीज़ ले ली हैं. फिर ऐसे ही फर्स्ट डाइस पे 1 और सेकंड डाइस पे 2 रख के थर्ड डाइस पे 1 to 6 सारी पॉसिबिलिटीज़ ले ली हैं. एंड सो ऑन लास्ट में फर्स्ट और सेकंड पे 6 को रख के लास्ट डाइस पे 1 to 6 सारी पॉसिबिलिटीज़ ले ली हैं. तो बीच में आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी सैम्पल पॉइंट्स हैं वो आ जाएंगे. सो अगर आप इसको नहीं भी लिखना चाहते हो इवन दैन इट्स ओके, लिख दोगे तो इट जस्ट शोज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट. नाउ दे आर सेइंग find the probability of getting a total of at least 6. So at least 6 का मतलब क्या है कि टोटल जो है वो 7 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है. कहाँ तक होगा? देखो, जब आपने 3 डाइस थ्रोन की है, पहली डाइस पे पहला मैक्सिमम नंबर 6, दूसरी पे भी मैक्सिमम नंबर 6 और तीसरी पे भी मैक्सिमम नंबर 6. सो दैट मीन्स 6 + 6 + 6 इज़ 18. सो यू कैन गेट अ टोटल ऑफ 18 एट द मोस्ट. So that means you have to consider the sum of, देखो यहाँ पे ये मिनिमम एंट्रीज़ हैं, इनका सम आ रहा है 3 और जो मैक्सिमम एंट्रीज़ हैं उनका सम आ रहा है 18. इसका मतलब सम ऑफ द नंबर्स विल वेरी फ्रॉम 3 to 18. अब अगर आप 3 से 18 के बीच में जाते हो तो यहाँ पे कहीं 6 आएगा और यहाँ पे 18. सो व्हाट दे आर डूइंग, 6 से लेके 18 तक सारी एंट्रीज़ लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इस केस में बहुत सारी एंट्रीज़ आ रही हैं. तो क्योंकि उसने बोला था अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 6, तो हम क्या करेंगे, हम फाइंड कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, 4 एंड 5. हम सिर्फ ये 3 केसेस को कंसीडर करके इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर देंगे. और आपको पता है अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा दैट विल बी द सम फ्रॉम 6 to 18 ओनली. तो 1 में से सब्ट्रैक्ट करके वी विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर. तो अब 3 सम कब आएगा, जब तीनों में 1 1 है. 4 सम कब आएगा, जब 1 1 2 है. तो अब आप क्या करो, इस 2 को रोटेट कर दो. ये जो 2 है ये बीच में भी आ सकता था और ये वाला जो 2 है ये सबसे पहले भी आ सकता था. तो ये वाला केस, फिर 2 बीच में और 2 सबसे पहले. ये 4 वाला केस हो गया. अब 5 सम कब होगा, जब होगा आपके पास 1 1 3. लेकिन ये जो 3 है ये यहाँ पे है, बीच में भी हो सकता था और सबसे पहले भी हो सकता था. अब 1 to 2 भी 5 होता है. सो ये वाला केस भी आएगा. इसमें फिर अब आप 1 को रोटेट कर दो, 1 एक बार बीच में और एक बार लास्ट में. सो आपके पास ये सारे वो केसेस सैम्पल पॉइंट्स आ गए जिनका सम 3, 4 या 5 है. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए इसमें, 10. एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैम्पल स्पेस थे 216. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज़ 1 - 10 by 216. So this is the required probability of getting a total of at least 6. Next है 2 dice are thrown. Find the odds in favor of getting the sum 5. So odds in favor के लिए favor है क्योंकि तो E number of elements in the event over number of elements in E complement. तो sum 5 के लिए हमने यहाँ से भी देखा था हमारे पास आएगा, ओके सॉरी 2 डाइस है, 3 डाइस नहीं है. तो अब सम 5 कब होगा, 1 4 4 1 2 3 3 2. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट हो गए 4. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 5 इज़ 1 by 9. सो ऑड्स इन फेवर ऑफ द इवेंट इज़ 1 by 9 over 1 - 1 by 9. सो आंसर इज़ 1 by 8.
तो मैं आपको बोल रही थी डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते होते हैं हम, जब फेवर में करना है। तो फेवर में है हमारे पास 4 एलिमेंट्स और टोटल 36 में से अगर हम 4 को माइनस कर दें तो 32 आएगा। तो आंसर आ जाएगा 1/8। ये मैंने निकाला है इस वाले फॉर्मूले से। लेट E2 बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग द सम 6। अब ऑड्स अगेंस्ट निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट वाला ऊपर आना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 6 इज 6 कब कब आएगा 1 5 से, 2 4 से और 3 3 से। सो 5/36। क्योंकि ऑड्स अगेंस्ट निकालना है तो 1 - 5/36 ऊपर आएगा एंड 5/36 नीचे आएगा। सो इसको करने से ये आपके पास आंसर आ गया 31/5। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 36। A card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the odd in favor of getting a face card. तो face card कितने होते हैं? 16 होते हैं। सो यहाँ पे ये गलती की है इन्होंने। फेस कार्ड्स जो होते हैं वो 12 होते हैं, 16 नहीं होते हैं। ये जब मैंने आपको कार्ड्स के बारे में बताया था तभी बताया था कि आपके पास जे, के और क्यू के जो कार्ड्स होते हैं, जोकर, क्वीन, किंग एंड क्वीन के, दीज आर द फेस कार्ड्स। सो यहाँ पे 12 आना है। सो अकॉर्डिंगली इनके जो आंसर्स हैं वो गलत हैं। सो probability of getting a face card is 12/42. So 12/42 करेंगे तो ये आएगा 3/13. So odds in favor of the face card are 3/13 over 1 minus 3/13, that is 3/10. So answer is 3/10. So ये भी गलत लिखा हुआ है, इसको लिखना होता तो 3:10 लिखते हैं हम। एंड ऑड्स अगेंस्ट गेटिंग अ स्पेड। अब स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं? 13। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड इज़ 1/4। सो ऑड्स अगेंस्ट में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऊपर आता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नीचे आता है। तो इसका आंसर आ गया हमारा 3:1। दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द ड्रॉन कार्ड्स आर एसेस। तो इसका मतलब ना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 एसेस, तो टोटल 4 एसेस होते हैं हमारे पास। सो इवेंट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 एसेस विल बी 4C2। ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट होंगे। और सैम्पल स्पेस में क्या होगा? टोटल 52 कार्ड्स में से आपने 2 कार्ड्स निकाले हैं। सो 4C2 को सॉल्व, पहले इन्होंने 52C2 सॉल्व किया है एंड फिर यहाँ पे ये 4C2 सॉल्व किया है। So probability of getting both cards ace is 6/1326. So now example number 38. So example 38 में क्या है? In a lottery there are 10 prizes and 25 blanks. Find the probability of getting a prize. So टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए कि आपने जब कोई लॉटरी की टिकट खरीदनी है तो टोटल कितनी टिकट्स हो गई आपके पास? 10 टिकट्स तो ऐसी हैं जिनमें प्राइजेज़ हैं एंड 25 ऐसी हैं जो ब्लैंक्स हैं, तो टोटल हो गई आपके पास 35 टिकट्स। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैम्पल स्पेस आर 35। सिंस देयर आर 10 प्राइजेस और आपको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज विल बी 10/35, दैट इज़ 2/7। 39 example, find the probability of event A or B when probability A is 2/3, probability B is 7/15 and probability A intersection B is 1/5. So अब इसको करने से पहले पीछे हमने जो थोड़ी सी थ्योरम्स छोड़ी थी उन थ्योरम्स को एक बार पढ़ते हैं। आपको probability का कॉन्सेप्ट होपफुली अब थोड़ा समझ आ गया होगा। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि जो सैम्पल स्पेस होता है, क्योंकि वो सेट होता है, सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो उसमें सारी सेट वाली प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं। थ्योरम्स ऑन प्रोबेबिलिटी में फर्स्ट थ्योरम है लेट एस बी ए सैम्पल स्पेस एंड ई बी एन इवेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0
ये मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट जो है वो हमेशा 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी इम्पॉसिबल इवेंट होती है, दैट इज़ जब हमारा सैम्पल स्पेस 5 होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0, एंड सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी दैट इज़ श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1। तो उसके बीच में जो भी हमारे पास इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज दे लाइज बिटवीन 0 to 1। प्रूफ्स करने की ज़रूरत नहीं है हमें। नेक्स्ट देखो, लेट E1 एंड E2 बी 2 इवेंट्स। अब क्योंकि इवेंट्स भी सैम्पल सेट्स ही हैं तो सेट्स जो हैं वो आपने बड़ी डिटेल में 9th या 10th क्लास में पढ़ा है। जब आपके पास 2 सेट्स होते हैं आप उनको ऐसे ड्रॉ करते होते थे, दैट दिस इज़ सेट A एंड दिस इज़ सेट B। तो जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, तो ये रिप्रेजेंट करता है कॉमन पार्ट्स को दोनों के। और जब हम यूनियन की बात करते हैं तो होता है और। सो इसका मतलब जब हमने यूनियन फाइंड करनी है तो वो सारे एलिमेंट्स आएंगे विच आर आइदर इन A और इन B। सो यानी कि ये पूरा कवर हो जाएगा हमारा यूनियन में। तो इस वजह से क्या होता है, जब आप यूनियन ऑफ टू जब एन यूनियन ऑफ 2 सेट्स लेते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनियन, तो उसमें A वाले एलिमेंट्स आएंगे सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, प्लस B वाले भी सारे एलिमेंट्स आएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। अब इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट्स हैं वो A में भी काउंट हो गए और B में भी हो गए, इसी वजह से हम इंटरसेक्शन को एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपने सेट्स में पढ़ी थी। तो प्रोबेबिलिटी के केस में ये जो प्रॉपर्टी है ये एज सच अप्लाई होती है। सो इफ़ वी हैव 2 इवेंट्स E1 एंड E2, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, यूनियन का मतलब और, E1 और E2 इज़ गिवन बाय प्रोबेबिलिटी E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंटरसेक्शन, एंड इंटरसेक्शन का मतलब है एंड। तो रिज़ल्ट इम्पॉर्टेंट है, ये रिज़ल्ट आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। सो अब अगर आप थ्योरम 3 देखोगे, थ्योरम 3 में उन्होंने कहा है इफ़ E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वही होती है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन विल बी 0। सो इसी वजह से जब हम प्रोबेबिलिटी E1 यूनियन E2 करेंगे तो यू विल सिंपली गेट प्रोबेबिलिटी E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2, क्योंकि जो माइनस करते थे इंटरसेक्शन वो तो 0 हो गया। सो थ्योरम 4 से ऊपर वाली जो लाइन है प्रोबेबिलिटी E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 आ जाएगा। देन थ्योरम 4, एडिशन थ्योरम फॉर 3 इवेंट्स। तो इफ़ यू हैव 3 इवेंट्स E1 E2 एंड E3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 प्लस प्रोबेबिलिटी E3। अब वही बात है, जब आपने E1 और E2 को प्लस किया तो उनका जो इंटरसेक्शन था वो 2 बार प्लस हो गया। सिमिलरली जब आपने E2 और E3 को प्लस किया तो उनका इंटरसेक्शन भी 2 बार हुआ। सो दैट इज़ वाई दो की इंटरसेक्शंस को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो माइनस प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2 माइनस प्रोबेबिलिटी E2 इंटरसेक्शन E3 माइनस प्रोबेबिलिटी E3 इंटरसेक्शन E1। अब इसमें हमें प्लस करना पड़ता है प्रोबेबिलिटी ऑफ तीनों की इंटरसेक्शन, दैट इज़ E1 E2 एंड E3। सो यहाँ पे आप ये थोड़ा सा डायग्राम से समझ सकते हो चीज़, इसको वेन डायग्राम्स बोलते हैं हम। तो जब हमारे पास ये E1 E2 और E3 है और आप इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो, तो आपने प्रोबेबिलिटी E1 प्लस E2 किया तो ये जो कॉमन था ये 2 बार ऐड हुआ, जिसकी वजह से हमने इसको एक बार सब्ट्रैक्ट किया। सेम जब इन दोनों को प्लस किया था तो ये पोर्शन 2 बार ऐड हो गया था, इसीलिए एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। सेम जब इन दोनों को प्लस किया तो ये कॉमन पोर्शन 3 बार ऐड हो गया था, तो इनको एक बार सब्ट्रैक्ट किया। अब इन द होल प्रोसेस ये जो कॉमन पार्ट है जो तीनों को कॉमन है, ये वाला जो पोर्शन है ये E1 में भी है, E2 में भी है और E3 में भी है। तो ये जब हमने ये तीनों प्लस किए तो ये 3 बार ऐड हो जाता है सेम पोर्शन, लेकिन जब हम इन तीनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये पोर्शन 3 बार सब्ट्रैक्ट भी हो गया। तो आपने ओवरऑल इस पोर्शन की कंट्रीब्यूशन जो है वो 0 हो गई। इसी वजह से फिर हम एंड में E1 इंटरसेक्शन E2 E3 करते हैं, दैट इज़ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 पार्ट्स। सो ये वेन डायग्राम्स भी आपको बहुत क्लियर होने चाहिए। आप अपनी पुरानी बुक्स में से 9th 10th की बुक में से इनको रिवाइज कर लेना एक बार। सो दिस रिजल्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, प्रूफ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। द नेक्स्ट है लेट E बी एन इवेंट ऑफ द स्पेस सैम्पल स्पेस एंड E डैश बी द कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो हमने देखा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट इज़ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी E। सो ये तो हम बार बार यूज़ भी कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट है
इफ़ E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं। तो क्योंकि एग्जॉस्टिव हैं तो उनका जो सम है E1 यूनियन E2 अगर S के इक्वल है देखो, तो प्रोबेबिलिटी E1 यूनियन E2 विल बी इक्वल टू 1 हो जाएगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी S1 होती है। अब क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो E1 यूनियन E2 का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे ये, तो उसमें ये तो ज़ीरो ही हो गया, तो जिसकी वजह से यहाँ पे माइनस आना था, इक्वल टू लिखते हैं। सो प्रोबेबिलिटी E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इज इक्वल टू 1 इफ़ E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव इवेंट्स। देन बाकी आप इनको पढ़ लो एक बार, ये इतनी यूज़ नहीं होंगी। सो ये भी मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है दैट प्रोबेबिलिटी ई ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। इक्वल टू हो सकता है अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो। ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट ई, ये भी आपको रिजल्ट्स याद रखने हैं। सो इसके बाद चलते हैं हम वापस अपने एग्जाम्पल पे। सो लेट अस कम बैक टू एग्जाम्पल 39। सो दे आर सेइंग फाइंड द प्रोबेबिलिटी ए और बी, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी आपने फाइंड करना है। तो अब वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, एंड सिंपली उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 40। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 9 और 11। तो हमने ए इवेंट ले लिया, या इन्होंने इवन लिया तो इवन ले लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9। सो गेटिंग अ टोटल ऑफ 9 के लिए आ गया 3, 6 एंड 4, 5 से 9 बनेगा हमारा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ 9 इज़ 4/36, दैट इज़ 1/9। E2 है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 11, 11 आएगा 5, 6 से। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 11 इज़ 2/36, दैट इज़ 1/18। अब इंटरसेक्शन देखो, इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, क्योंकि द सम ऑफ द टू नंबर्स ऑन द डाइस कैन बी आइदर 11 और 9, इट कैन नॉट बी बोथ। सो क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 विल बी सिंपली प्रोबेबिलिटी E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2, दैट इज़ 1/9 प्लस 1/18, विच इज़ कमिंग टू बी 1/6। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 41। सो एग्जाम्पल 41 में दे आर सेइंग अ कार्ड इज ड्रॉन from an ordinary pack, what is the probability that it is either spade or an ace। तो फर्स्ट पार्ट में स्पेड और एस, तो कार्ड है वो या तो स्पेड का होना चाहिए या एस का होना चाहिए। अब आपने ये ध्यान रखना है बस इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड तो अब आप निकाल ही लोगे, स्पेड के 13 कार्ड्स होते हैं, सो 13/52 विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ एस भी आप निकाल लोगे, क्योंकि 4 कार्ड्स होते हैं इसके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस विल बी 4/52, सो वो भी आ जाएगा। अब आपने देखना है कि क्या इंटरसेक्शन है कुछ। स्पेड क्या होता है आपके पास, 4 सूट्स होते हैं जिसमें से स्पेड एक सूट है। सो क्या स्पेड का एस होता है? बिल्कुल होता है। जो आपके पास 4 सूट्स हैं, क्लब, डायमंड, स्पेड एंड हार्ट, तो एस के जो 4 कार्ड्स हैं वो इन्हीं सूट्स में से होते हैं। तो अब आपने देखना है इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कार्ड टू बी स्पेड एंड एस विल बी, सो 1 कार्ड होगा ऐसा आपके पास। सो A1 यूनियन इंटरसेक्शन A1 इंटरसेक्शन A2 विल बी 1/52। तो आप देख लो इसमें प्रोबेबिलिटी A1 इज 4/52, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी A1 is 13/52, probability A2 is 4/52, and probability of the intersection is 1/52. So by addition theorem, probability A1 union A2 will be 13/52 plus 4/52 minus 1/52, that is 4/13 is the answer. So now second part में they are saying spade or a diamond.
तो अब स्पेड और डायमंड में क्योंकि दोनों ही सूट्स हैं, तो आपका जो भी कार्ड है वो या तो स्पेड का कार्ड हो सकता है या डायमंड का हो सकता है. सो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड इज़ 13/52. प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड इन्होंने लिया था A1. हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड वॉज 13/52 एंड A1 इंटरसेक्शन A3 इज़ 5. So probability of the intersection is 0. So hence probability of A1 union A3, A1 यहाँ पे इन्होंने लिया हुआ है स्पेड का और A3 यहाँ पे लिया है दैट द कार्ड इज डायमंड. सो ये आंसर आ गया. नेक्स्ट है 2 dice are tossed together. Find the probability of getting a doublet और a total of 6. डबलेट का मतलब होता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. इनको डबलेट्स बोलते हैं. तो आपको चाहिए या तो डबलेट आए या टोटल ऑफ 6 आए. तो सैम्पल स्पेस में 36 एलिमेंट्स हैं. E1 में इन्होंने ले लिया गेटिंग अ डबलेट, तो 6 डबलेट्स हैं. 6/36 प्रोबेबिलिटी आ गई. E2 ले लिया गेटिंग अ टोटल ऑफ 6. टोटल ऑफ 6 में 1 5 5 1 2 4 4 2 3 3. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 6 इज़ 5/36. अब आप देखो क्या इनमें कुछ कॉमन है. यस, 3 3 इज़ कॉमन. सो E1 इंटरसेक्शन E2 जब करेंगे तो 3 3 आ जाएगा. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंटरसेक्शन इज़ 1/36. So probability of getting a doublet or a total of 6 means probability of E1 union E2 is probability E1 plus probability E2 minus the intersection, and hence this is the answer. Next is example 43. In a single throw of 2 dice, find the probability that neither a doublet nor a total of 10 will appear. So ये मैंने आपको पहले भी बोला है कि नीदर वाला केस हमें फाइंड करना मुश्किल होता है. तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट और 10 फाइंड करके उसको 1 में से माइनस कर देंगे. सो E1 ले लिया अगेन गेटिंग अ डबलेट जिसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6. E2 ले लिया गेटिंग अ टोटल ऑफ 10. 10 आएगा 4 6 और 6 4 5 5 से. सो 3/36 1/12. अब आप देखो इंटरसेक्शन है कुछ इसकी कॉमन. यस, 5 5 आ रहा है दोनों में. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंटरसेक्शन इज़ 1/36. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट और अ टोटल ऑफ 10 इज़ probability E1 plus probability E2 minus probability of the intersection, which is coming to be 2/9. So probability of getting neither a doublet nor a 10 will be given by 1 minus 2/9. So answer is 7/9. Next example 44. If A and B are two events, so probability A दिया हुआ है, यूनियन दिया हुआ है और इंटरसेक्शन दिया हुआ है. आपको probability B फाइंड करना है, तो वही आप फॉर्मूला यूज़ करो. सो एग्जाम्पल 44 में आपको probability A B और A यूनियन भी दी हुई है. आपको probability B फाइंड करनी है. तो सिंपल फार्मूला में आप सब्सटीट्यूट करोगे वैल्यूज़ और आंसर आ जाएगा. ऐसे ही 45 में भी A and B are two events with random experiments such that probability A, probability B are given to you and probability A intersection B is also given to you. Now you have to find probability A complement intersection B. तो ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था. A complement intersection B का मतलब क्या होता है. Let me just remind you the same. सो ये देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना E1 माइनस E2 को हम E1 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं. तो अब उन्होंने वहाँ पे बोला है प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B. इसका मतलब इसको मैं B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट लिख सकती हूँ. सो इसका मतलब क्या हुआ, B माइनस A. सो जब भी आपको प्रोबेबिलिटी A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B फाइंड करनी है, मतलब आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी B माइनस A. सो प्रोबेबिलिटी B माइनस A कैसे फाइंड करेंगे हम, क्योंकि इन्होंने क्या है प्रोबेबिलिटी A माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B. जस्ट चेकिंग ये फार्मूला मैं आपको कन्फर्म कर. सो इन्होंने फार्मूला गलत लिखा हुआ है. ये आपके पास होता है प्रोबेबिलिटी A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B है अगर, तो दैट विल बी प्रोबेबिलिटी B माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B.
ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी हो या फिर ए बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये ए की बात है क्योंकि इंटरसेक्शन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है प्रोबेबिलिटी ए माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। सो इसको आप थोड़ा सा वेन डायग्राम से समझ भी सकते हो। ये देखो, जब अगर मैं लिख रही हूँ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो ये ए है आपका, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट को छोड़ के, सब ए को छोड़ के सारा कुछ ये वाला पोर्शन आएगा, और इसकी इंटरसेक्शन लेनी है पूरी बी के साथ, पूरा बी है ये, तो इंटरसेक्शन में ये वाला पोर्शन आएगा जिसको मैंने शेड किया है। सो अब अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने, तो आप क्या करोगे, पूरे बी में से अगर मैं इंटरसेक्शन वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूँ तो आई विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। सो अकॉर्डिंग टू दिस ओनली, इसमें आपकी बुक में रिजल्ट्स जो हैं वो गलत लिखे हुए हैं, ये रिज़ल्ट है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करके आप इजीली ये फाइंड कर सकते हो दोनों पार्ट्स। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 46। सो एग्जाम्पल 46 में 2 cards आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 cards. What is the probability that either both are red और both are kings? सो अब ये क्वेश्चन अब आप खुद करोगे। बोथ आर रेड, रेड कलर के 26 कार्ड्स होते हैं, तो 26/52 बोथ आर किंग्स। अच्छा, अब इसमें 2 है, 26/52 नहीं आएगा, 26C2 डिवाइडेड बाई 52C2 आएगा। ऐसे ही बोथ आर किंग्स, किंग्स के 4 कार्ड्स होते हैं, सो 4C2 डिवाइडेड बाई 52C2 आएगा। अब आपने देखना है क्या रेड कलर के किंग्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, 2 होते हैं। So 2C2 divided by 52C2 will give you the probability of the intersection. So hence, अब आप इसको पढ़ लेना खुद। So पढ़ के probability of getting both रेड एंड किंग्स आ गया आपके पास। रेड किंग्स के लिए 2C2 ओवर 52C2, therefore by addition theorem probability of both are red और both are king is probability E1 plus probability E2 minus probability intersection. Next example number 47. A box contains 100 bolts and 50 nuts. It is given that 50% bolts and 50% nuts are rusted. तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द बॉक्स हो गए 100 + 50 दैट इज़ 150, जिसमें से 50% बोल्ट्स दैट मीन्स 50 बोल्ट्स आर रस्टेड एंड 50% नट्स दैट मीन्स 25 नट्स आर रस्टेड, दैट मीन्स टोटल रस्टेड ऑब्जेक्ट्स आर 75. Now 2 objects are selected from the box at random. Find the probability that either both are bolts or both are rusted. So both are bolts के लिए probability कैसे निकालोगे, टोटल 100 bolts हैं आपके पास, तो 100C2 ओवर 150C2 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ आर बोल्ट्स। देन बोथ आर रस्टेड में टोटल 75 रस्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं, सो 75C2 डिवाइडेड बाय 150C2 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ आर रस्टेड। अब रस्टेड बोल्ट्स भी तो हैं, रस्टेड बोल्ट्स कितने हैं 50, सो इंटरसेक्शन वाले पार्ट में आएगा 50C2 डिवाइडेड बाय 150C2. So उसके बाद using the addition theorem property you can easily find the probability that either both are bolt or both are rusted, that is by probability E1 plus probability E2 minus intersection. So इसके बाद है आपके पास ये इन्होंने by addition theorem probability of both are bolts and both are rusted find कर लिया। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 48. अ नेचुरल नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम अमंग द फर्स्ट 500. वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सो चूजन इज डिविजिबल बाय 3 और 5. तो आपने देख लेना है पहले 500 में से नंबर्स डिविजिबल बाय 3 कैसे आएंगे। सो लेट E1 बी द इवेंट चूजिंग अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3. सो 166 नंबर्स होंगे।
इवन में। ऐसे ही नंबर्स डिविजिबल बाय 5 निकाल लिए इन्होंने, तो वो 500 तक जाएगा आपके पास नंबर्स डिविजिबल बाय 5, 500 डिवाइडेड बाय 5, तो टोटल आपके पास 100 नंबर्स होंगे डिविजिबल बाय 5। इंटरसेक्शन में क्या आएगा, नंबर्स डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5 कितने होंगे, मतलब डिविजिबल बाय 15। तो 495, क्योंकि आपने देख लेना है ना 500 से पहले लास्ट नंबर कौन सा है। डिविजिबल बाय 3 498 था, डिविजिबल बाय 5 500 था, एंड डिविजिबल बाय 15 495 आ रहा। सो टोटल 33 नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 15। सो नेक्स्ट इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल के सिंपली एडिशन थ्योरम लगानी है, एंड देन यू विल बी एबल टू फाइंड द। नेक्स्ट लास्ट इज एग्जाम्पल नंबर 49। तो अब इसमें भी सेम ही है। अब इसमें 3 इवेंट्स वाला क्वेश्चन है ये। सो देखते हैं 3 इवेंट्स में क्या है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग और अ हार्ट आना था, यहाँ पे आर मिसिंग हो गया, किंग और अ हार्ट और अ रेड कार्ड। तो इवन ले लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग 4 होते हैं, सो 4/52। E2 इवेंट लिया, गेटिंग अ हार्ट 13 कार्ड्स होते हैं हार्ट के, 13/52। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड 26 होते हैं, सो 26/52। अब क्योंकि उन्होंने बोला है प्रोबेबिलिटी E1 यूनियन E2 यूनियन E3, तो उसके फॉर्मूले में आपको पता है इंटरसेक्शंस आएंगी। सो E1 इंटरसेक्शन E2 का मतलब हो गया हार्ट का किंग 1 होता है, सो E1 इंटरसेक्शन E2 की प्रोबेबिलिटी 1/52 हो जाएगी। देन हार्ट एंड अ रेड कलर कार्ड, तो सारे हार्ट जो है वो रेड कलर के ही होते हैं, सो 13/52 विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E3। एंड देन E1 इंटरसेक्शन E3 में उसने बोला है किंग ऑफ रेड कार्ड कलर, वो भी 2 होते हैं, सो 2/52। एंड देन क्योंकि आपको पता है इसके फॉर्मूले में एक E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 भी आएगा, तो आपने देखना है एक किंग जो हार्ट का भी हो और रेड कलर का भी हो, तो ऐसा तो एक ही कार्ड होता है। सो प्रोबेबिलिटी E1 E2 इंटरसेक्शन E3 विल बी 1/52। So once you have got all the probabilities, you have to simply substitute the answers in the formula, यहाँ पे put करके they are getting the answer. So I hope the concept is clear to you of the probability. ये आपकी एक्सरसाइज है 22.3। सो इसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना। So this is your exercise 22.3. So these are the rest of the answers. And then your next topic is conditional probability, which we will discuss in the next lecture.